हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैथ्स में हमने स्टार्टिंग के 4 वीडियोज़ में नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक से, बिल्कुल, है ना। पहले समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, और फिर बहुत सारी बातें एलसीएम एचसीएफ पे हम करेंगे, जैसे कि एलसीएम जल्दी से कैसे निकाला जाए, आसानी से, एचसीएफ कैसे निकाला जाए, या और भी जैसे हर बार सिंपल ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि, है ना, 15 और 70 का एलसीएम निकालिए। बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में होते हैं, बेस और पावर के फॉर्म में होते हैं। बहुत बार तो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, जैसे एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका एलसीएम बताइए, इसका एचसीएफ बताइए। तो जब तक आप एचसीएम और एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे, है ना। तो ये समझेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई फ्रैक्शन का पूछ दे कि 1/2, 1/3 और 3/5, इसका एलसीएम बताइए, तो ऐसे तो एलसीएम आप निकाल लेंगे। इसके एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ठीक है। और भी स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बेसिक पे बात करेंगे, और हम फ्रैक्शंस का निकालना सीखेंगे एलसीएम, डेसिमल नंबर्स का एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसे कोई कहे 4.5, 6.7 और 0.8, इनका एलसीएम बताइए, तो इसका एलसीएम हम निकालना सीखेंगे, इसका एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, और भी कुछ जरूरी बातें, कुछ ट्रिक की हम बात करेंगे, ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो थोड़े हाई ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए एलसीएम के और एचसीएफ के बेसिक से, ठीक है। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ, हिंदी में एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। याद रखिए, समापवर्त्य होता है, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ, अच्छा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ होता है, सॉरी, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि ये मल्टीपल की बात करता है, गुणांक, ये मल्टीपल की बात करता है, और ये फैक्टर की बात करता है। ये फैक्टर की बात करता है और ये मल्टीपल की बात करता है। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको क्या कहते हैं? म मतलब हो गया महत्तम, हाईएस्ट, और ल मतलब लघुत्तम, लीस्ट। अच्छा, ये जो स है ना, इसको हिंदी में लिखते हैं समापवर्त्यक, समापवर्त्यक, इसमें क लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये लघुत्तम समापवर्त्य होता है और ये महत्तम समापवर्त्यक होता है ना। तो ये टर्म भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि ल लिखा ही होगा और म लिखा होगा, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इतना ना भी जानते हो, पर ठीक है, फिर भी जानकारी के लिए जरूरी था। अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम की। एलसीएम की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसका नाम है लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि लीस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो देखते हैं एक चीज, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, देखो क्या कहा जा रहा है, मल्टीपल पूछा जा रहा है। ध्यान देना जरा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। लोवेस्ट मल्टीपल पूछा जा रहा है, लोवेस्ट कॉमन, कॉमन मतलब जो सबका हो। 3 चीजें हैं, देखो 3 चीजें हैं। एक तो है मल्टीपल, मतलब इन सब का वो मल्टीपल हो, ध्यान देना। 2 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल हो, और 8 का भी मल्टीपल हो। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? क्या किसी नंबर का मल्टीपल उससे छोटा होगा? अगर हम होल नंबर्स की या इंटीजर्स की बात करें, तो क्या किसी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से छोटा होगा? नहीं, छोटा नहीं होगा। मल्टीपल क्या होता है? जैसे 8 के मल्टीपल की बात करें, तो मल्टीपल तो पहाड़े में आता है ना, टेबल में। तो कहां से शुरुआत होती है? 8 × 8। तो इसका मतलब जो 8 का सबसे छोटा मल्टीपल होगा, वो भी कम से कम 8 तो होगा ही होगा। अब अगर आप बड़े में चले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, है ना, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बहुत सब कुछ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं। लेकिन सबसे छोटा यानी लोवेस्ट अगर मल्टीपल की बात करें, तो कम से कम तो 8 होगा ही। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना, आप की पॉइंट बताने जा रहा हूं, कितने भी संख्या हो, अगर आप उनका एलसीएम निकाल रहे हैं
तो पहचान क्या है कि उसका जो एलसीएम आएगा वो उनमें से किसी भी जो सबसे बड़ी संख्या है, उन सारे नंबर्स में से जो सबसे बड़ी संख्या है कम से कम उतना होगा या उससे बड़ा होगा। कम से कम इनमें जितने भी नंबर हैं उनमें जो सबसे हाईएस्ट है कम से कम उतना होगा या उससे बड़ा होगा, उससे कभी छोटा नहीं हो सकता। जितने भी नंबर का एलसीएम निकालना है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होगा, एलसीएम से कभी बड़ा नहीं हो सकता। मतलब एलसीएम कम से कम इतना होगा या इससे बड़ा होगा। और एचसीएफ के साथ क्या है, एचसीएफ के साथ इसके उल्टा है। एचसीएफ के साथ क्या है, फैक्टर है ना, ये फैक्टर है। और फैक्टर अगर आपसे कोई पूछे कि 8 का फैक्टर बताओ तो आप क्या कहोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 या 2 गुणे 4। तो फैक्टर तो क्या होता है, या 8 गुणे 1, अधिकतम यही तो होगा। 8 से बड़ा तो फैक्टर नहीं हो जाएगा 8 का। ध्यान से देखना, क्या 8 का फैक्टर कभी 8 से बड़ा हो जाएगा, 8 से बड़ा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 8 होगा, 8 एकम 8। जैसे 7 का ले लिया, चलो 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 1। तो जो दो फैक्टर आए, एक 7 आए एक 1 आया, तो अधिकतम फैक्टर क्या हो सकता है 7 का, 7 हो सकता है। 7 से बड़ा नहीं होगा। 7 का फैक्टर कभी 8 नहीं हो सकता, 7 का फैक्टर कभी 14 नहीं हो सकता। 14 का फैक्टर 7 है, 7 का फैक्टर 14 नहीं हो सकता। तो जो एचसीएफ आता है वो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होता है, उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है, उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है ज्यादा से ज्यादा उतना बड़ा होगा, और नहीं तो तीनों से छोटा होगा। ज्यादा से ज्यादा छोटी संख्या के बराबर हो जाएगा, और ये कम से कम बड़ी संख्या के बराबर होगा। एलसीएम कम से कम बड़ी संख्या के बराबर होगा, और एचसीएफ ज्यादा से ज्यादा छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आई है ना। अब देखिए एलसीएम के बारे में, अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकालना है डायरेक्टली। अब देखो एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते हैं। एलसीएम निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहले को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम मतलब आप जानते हैं अभाज्य नंबर, प्राइम का मतलब अभाज्य होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब हम गुणनखंड करते हैं, और किन नंबरों से गुणनखंड करते हैं, जो संख्याएं अभाज्य होती हैं सिर्फ उनसे गुणनखंड करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेके देखते हैं, है ना। 16 ले लिया, 24 ले लिया और 48 ले लिया। चलिए इसका हम क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, 16, 24, 48 का। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वैसे जनरली अगर ऐसे नंबर दिए हो तो कोई नहीं यूज करता है ना। लेकिन फिर हम देखते हैं, एक बार प्रोसेस समझना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करो, सबका गुणनखंड करो। कैसा गुणनखंड होना चाहिए, उस गुणनखंड के जो नंबर होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए, याद रखना। 16 का गुणनखंड तो 4 गुणे 4 भी हो सकता है। 16 का आप गुणनखंड कह सकते हो कि नहीं, कि 16 का गुणनखंड क्या हो गया, 4 गुणे 4। लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ नंबर जो आएंगे वो अभाज्य होंगे। तो चलो 16 का आपको पता है, 2 से जब आप 16 को भाग दोगे, देखो जल्दी जल्दी करना सीखो, अब बच्चों की तरह लिख लिख के ऐसे नहीं। 16 को 2 से भाग दिए तो 8 बचा, 2 से दिए तो 4 बचा, 2 से दिए तो 2 बचा, और 2 से दिए तो 1 बचा, हो गया 16। ठीक है ना। अब यहाँ पे 24 का करो, 2 से किए तो 12, 2 से किए तो 6, 2 से किए तो 3, और 3 से किए तो 1। अब 48 का देखो, 2 से किए तो 24, 2 से किए तो 12, 2 से किए तो 6, 2 से किए तो 3, और 3 से किए तो 1, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब देखो क्या करना है, तुरंत क्या करो, इसको पावर के फॉर्म में लिख दो। अब 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार, तो 2 पे पावर 4। यहाँ देखो 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार, और 1 बार 3 है तो 3 लिख दो। 3 पे पावर 1 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ देख लो 2 4 बार हो रहा है, तो 2 पे पावर 4 और गुणे 3। अब देखो लसा निकालने के लिए क्या करोगे, गुणनखंड हो गया और हमने पावर के फॉर्म में भी लिख दिया। अब सिर्फ लसा पहचानना है क्या है, तो लसा पहचानने के लिए आप क्या करो, हर एक नंबर को लेना है, जितने हैं, लेकिन सबका क्या लेना है, सिर्फ जो हाईएस्ट पावर वाला है। जैसे 2 देखो, 2 दिख रहा है सब में ना दिखे तो भी कोई बात नहीं है, पर जहां जहां 2 दिख रहा है, जैसे 2 है तो बाकी में भी देख लो 2 है कि नहीं है।
और यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो अधिकतम 2 पे पावर कितना है पूरे क्वेश्चन में? 4। तो 2 पे पावर 4 हम एक बार लिख लेंगे। अब 2 का काम खत्म, अब 2 का काम खत्म। और क्या है भाई, पूरे में 3 है, तो 3 पे पावर 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो अधिकतम तो 1 ही है, तो गुणे 3 लिख लो। तो 2 पे पावर 4 होता है 16 और इंटू 3 होता है 48, 16 2 32, 16 3 48। तो इसका जो लसा निकल के आया, एलसीएम जो निकल के आया वो 48 निकल के आया है। अब देखो कैसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन सब का ऐसा एक नंबर जो इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल हो, तीनों का मल्टीपल हो, तीनों का जो सबसे पहला मल्टीपल होगा, पहले नंबर पे जो आएगा तीनों के मल्टीपल में, तीनों का अलग अलग नहीं, तीनों का मल्टीपल हो, ध्यान देना। अब तीनों के मल्टीपल तो इनफाइनाइट नंबर के हो जाएंगे ना, बहुत होंगे मल्टीपल। क्या तीनों के मल्टीपल की कोई कमी है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है सबसे छोटा मल्टीपल वो एक ही होगा। देखो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 से भी भाग चला गया, 24 दूनी 48, 24 से भी भाग चला गया, और 48 से कम 48, 48 से भी भाग चला गया। तो ये तीनों का मल्टीपल है कि नहीं है? देखो तीनों के पहाड़े में आ रहा है, 16 के पहाड़ा में 3 बार में, 24 के पहाड़ा में 2 बार में, और 48 के पहाड़ा में 1 बार में, तो तीनों के पहाड़ा में आया। और ये एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, जो तीनों के पहाड़ा में आ रहा है ना। ऐसे तो और भी आगे बढ़ते जाओ, 48 का जितनी बार गुणा करो सब मल्टीपल होंगे, लेकिन सबसे छोटा 48 ही। 48 से छोटा कोई नंबर नहीं है। जिस नंबर को आप 16 से, 24 से, 48 से, तीनों से पूर्णतया विभाजित कर दो, 48 के अलावा 48 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चूंकि 48 ये सबसे छोटा, इसीलिए लसा है। अगर आप समझ लेंगे ना तो बहुत बार आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हेल्प ये चीजें करती हैं क्वेश्चन में। तो आप क्या करो, मैं समझा रहा हूं ना, आप बस ध्यान से सुन तो सकते हो, ध्यान से सुन के मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, समझ में आएगा जरूर। तो ये हो गया लसा, और ये किस मेथड से हमने निकाला? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और आ गया 48। अब देखो अगला है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि। अगला है डिवीजन मेथड, है ना, यानी भाग विधि। डिवीजन मेथड है, भाग विधि है। चलो भाई भाग विधि देख लेते हैं। भाग विधि जनरली हम लोग सब लोग यूज करते हैं, क्योंकि इस एक बार में जल्दी जल्दी हो जाता है। देखो इसके लिए क्या करते हैं, 16 को, 24 को, 48 को, तीनों को एक साथ लिखो, अलग अलग गुणनखंड नहीं करना, एक साथ लिखो। और देखो एक तरफ से शुरू करते जाओ, प्राइम नंबर सिर्फ लेना, ध्यान दो, यहां भी सिर्फ आप प्राइम नंबर ही लेना, तभी सही रहेगा। 2 से कर दो, तो 2 से ये 8 बार में, ये 12 बार में, ये 24 बार में, फिर 2 ले लो, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार में, और ये 6 बार में, और ये 12 बार में, फिर 2 ले लो, क्योंकि 2 से होगा अभी, है ना। तो 2 से ये 2, ये 3, ये 6, फिर 2 ले लो, 2 से ये 1, ये 3, ये 3। अब देखो ये 1 आ गया, सबको 1 लाने तक हमें करना पड़ता है। अब 3 ले लो, तो 3 से ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो 1 हो चुका है। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। जब तीनों 1 आ गया तो हम छोड़ देंगे और इन्हीं सबको गुणा कर दो। 2 कितनी बार आया? 4 बार, और 3 1 बार। देख लो 16 गुणे 3, ये हो गया 48। अभी हमने निकाला ही था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभी हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था। अब हमने भाग विधि से भी निकाल दिया, देखो 48 आ गया। तो ये होता है लसा का। अब मैंने बताया था ना कि लसा कम से कम इन तीनों या जितनी भी संख्याओं का हम लसा निकाल रहे हैं, कम से कम सबसे बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा, कम से कम सबसे बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा। देखो हो गया, और नहीं तो इससे ज्यादा ही होगा। कभी वो 24 नहीं हो सकता, कभी 16 नहीं हो सकता, और ना ही कभी 48 से भी कम हो सकता है। कम से कम इतना होगा कि जो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या उसके बराबर हो जाए, या तो इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि हमने कैसे नंबर लिए हैं। तो ये तो हो गया जनरली एक लसा की बात। अब ठीक इसी तरह से जरा महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ भी देख लेते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ में भी यही दोनों मेथड है, पर करने का तरीका थोड़ा अलग है, देख लेते हैं। अब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ले लें यहाँ पे 15, और यहाँ पे ले लें 21, और यहाँ पे ले लें 33। 15, 21, 33 हमने ले लिया, और हमें क्या निकालना है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, एचसीएफ निकालना हमें।
यहाँ से लसा हटा देते हैं और लिखते हैं HCF। अभी हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, अभी थोड़ा सा बस समझ लें, जल्दी जल्दी देख लो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अब सबका प्राइम फैक्टर करना है। तो मैंने बताया था ना प्राइम फैक्टर फटाफट कैसे करते जाओ। देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 5 15 और 5 भी अगला। देखो दोनों नंबर प्राइम है, ध्यान देना बेटा, तभी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह रहे हैं। दोनों नंबर प्राइम है। अब 21 का कर लो, 2 से जाएगा नहीं, 3 से किया तो 7 आ गया, 7 भी प्राइम है। और 33 का कर लो, 3 से किया और 11 से किया, हो गया ना। अब देखो इसमें कैसे चूज करते हैं, पावर के फॉर्म में क्या लिखोगे। जब क्या है सब में भाई, 3 का पावर एक ही बार है, मतलब एक है, पावर तो एक ही है। तो जैसे एलसीएम में आप क्या कर रहे थे कि किसी भी नंबर का सब में हम देखते थे जो हाईएस्ट पावर होता था वो ले लेते थे। यहाँ पे जो लोवेस्ट पावर है, यहाँ पे जो लोवेस्ट पावर है ना, वो ले लेंगे। और एक और बात, लोवेस्ट पावर जो सब में कॉमन हो सिर्फ वो लेंगे, ध्यान देना। वहाँ पे सब ले रहे थे, जैसे अगर इसका एलसीएम निकालना होता तो 3 एक बार लेते, एक बार 5 लेते, एक बार 7 लेते, एक बार 11 लेते। एचसीएफ में अंतर समझ लो, एचसीएफ में सिर्फ वही लेंगे जो सबके फैक्टर्स में कॉमन हो, सबके फैक्टर्स में जो कॉमन हो सिर्फ वही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो बताओ इन सब में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 ही तो कॉमन है। इन सब में क्या कॉमन है, 3 के पावर 1, तो इसका मतलब 3 के पावर 1 मतलब 3 हो गया। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। इसमें कॉमन लेते हैं, ध्यान देना, यही एलसीएम एचसीएफ में अंतर है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं, सिर्फ जो सब में उभयनिष्ठ होता है वो लेते हैं और बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। और एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं और बाकी जो नहीं है उसको भी एक एक बार सब लिख लेते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ये तो हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जरा इसको डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। इसका डिवीजन मेथड बढ़िया होता है, अच्छा होता है, 2 नंबर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है और 2 से ज़्यादा भी कर सकते। अब देखो इसको डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। तो पहले आप कोई भी 2 नंबर ले लो, है ना। डिवीजन मेथड से करना है तो पहले आप कोई भी 2 नंबर ले लो और उनमें से जो बड़ी संख्या है उसको छोटी वाली से भाग दे दो। तो देखो हम यहाँ पे पहले इन दोनों को ले लेते हैं, 15 और 21 को, और 21 को 15 से भाग देते हैं। ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आएगा। तीनों में से सबसे पहले कोई भी 2 संख्या ले लो, उन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको भाग दो, जो छोटी संख्या है उससे भाग देना। तो 15 से 21 को हम दे रहे हैं, तो 15 का नम 15 और ये बचा 6। अब देख लो 6 क्या हो गया, शेषफल। जब भी शेषफल आया यहाँ ध्यान दो, अब इस शेषफल से भाग दोगे और किसको दोगे, जो डिवाइजर था जिससे हम भाग दे रहे थे 15 को। अब यहाँ पे लिख दो 15। देखो शेषफल जो आया अब उससे हम भाग देंगे और जिससे भाग दे रहे थे वो यहाँ पे आ जाएगा, अब उसको भाग देंगे। तो 6 दूनी 12, 3 बचा। अब 3 शेषफल हो गया, अब फिर शेषफल से हम भाग देंगे और किसको देंगे, अब 6 को देंगे। 3 दूनी 6, रिमाइंडर आ गया 0, भागफल आ गया, शेषफल आ गया 0। ध्यान दो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, और 0 आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक 0 नहीं आ जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें से हमें चूज क्या करना है, बहुत कुछ आ गया। जब 0 आया शेषफल तो उस समय देखेंगे कि डिवाइजर क्या था, मतलब हम जिस संख्या से भाग दे रहे थे वो क्या था, 3 था। तो 15 और 21 से हमें मिल गया 3। 15 21 का एचसीएफ हमको मिल गया। ध्यान दो 15 और 21 का, अगर 2 नंबर आपको निकालना हो तो बस यही तरीका है। अगर आपको 15 और 21 का एचसीएफ निकालना होता, मसा निकालना होता, तो हमने निकाल दिया। किस नंबर से भाग देने पे, किस नंबर से जब भाग दे रहे थे और उस समय शेषफल 0 हुआ था, 3 से, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन हम सिर्फ 15 और 21 का यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे 15, 21 और 33 का निकाल रहे हैं। तो अब 15, 21 का एचसीएफ आ चुका है 3। अब यही प्रोसेस हम 3 और 33 के साथ दोहराएंगे, ठीक, यही प्रोसेस। तो 33 बड़ा है, देखिए कैसे होगा एक बार में, और 3 यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो 3 से भाग देते हैं 33 को। तो 3 एक कम 3, और फिर आया यहाँ पे 3, है ना, ये 0 हो गया, फिर 3 आया, और फिर 3 एक कम 3, तो क्या आ गया, भागफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। और जब शेषफल 0 आया उस समय हम किससे भाग दे रहे थे, 3 से। तो बस इन तीनों का एचसीएफ आ चुका है कितना, 3। इन तीनों का एचसीएफ आ चुका है 3। एक और सवाल लेके भागफल विधि वाला देखते हैं, डिवीजन मेथड, है ना, जो भाग वाले मेथड है, जो डिवीजन मेथड है, उससे एक बार और एक और क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अब ले लो कुछ 22 ले लो और
15 ले लो और यहाँ पे ले लो 7 ले लो, ठीक है ना। चलो 22, 15 और 7 जब हमने लिया है तो इसका कॉमन फैक्टर निकाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो ऐसे ही प्राइम नंबर दिख रहा है, इसका 3 है ही नहीं, है ना। तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ऐसे ही दिखने लगेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसे ही दिखने लगेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ना। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। अब चलिए देखते हैं कैसे। कोई भी आप पहले 2 नंबर ले लीजिए, इनको ले लेते हैं 15 और 7 को। 15 को भाग देना शुरू करें 7 से, 7 दूना 14, 1। अब 1 ये क्या बन जाएगा, 1 से भाग देंगे और किसको देंगे, 7 को, तो 1 7 7, 0 आ गया। तो बताओ 15 और 7 का एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। 15 और 7 का एचसीएफ आ गया 1। अब यही प्रोसेस हम दोहराएंगे 1 और 22 के साथ। तो चलो 22 को भाग दे दो 1 से, तो 1 2 2 और यहाँ पे बचा कुछ नहीं 0, और ये 2 को जब हम नीचे लाएंगे तो फिर 1 2 2 और ख़त्म, रिमाइंडर आ गया 0। और रिमाइंडर जब 0 आया उस समय भाग किससे दे रहे थे, 1 से। तो कुल मिला के जो इसका एचसीएफ आया वो 1 ही आया। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो जो ही आप एचसीएफ को समझ रहे होंगे तो आप भी सोच चुके होंगे कि हाँ इसका एचसीएफ 1 है, और अगर नहीं जानते होंगे तो अब धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इसका एचसीएफ कैसे। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई 7 प्राइम नंबर है, तो 1 गुणे 7, 15, 3 गुणे 5 कुछ भी कर लो, तो इसका तो कोई नहीं मिल रहा है ना। और 22 ये तो 2 से कटेगा, 2 गुणे 11, तो क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा। सिर्फ एक ही एक ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। अब कुछ हम जरूरी तथ्य लिख लेते हैं, ठीक है, और मैं आपको समझा देता हूं, आप उसको जरूर नोट कर लीजिए, परीक्षा में डायरेक्टली आपके काम आएगा। चलिए देखिए कुछ जरूरी तथ्य हम देख लेते हैं, और सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप समझते हैं स्मरणीय तथ्य क्या है। पहला देखिए, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 होता है। लगातार प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको प्राकृतिक संख्या पहले वीडियो में बताया था। जो भी काउंटिंग नंबर्स है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। जैसे कोई आपसे बोले कि 21 और 22, देखो ये लगातार 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 20 और 21 ये लगातार 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। 22 और 23 ये लगातार 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 51 और 52 ये लगातार 2 प्राकृतिक संख्याएं, है ना। आप समझ गए ना, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं। तो कभी भी 2 लगातार ऐसे नंबर्स हों और इनका अगर महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो आंख बंद करके 1 कह दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 लगातार नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, एक इवन होता है, एक ऑड होता है। एक इवन होता है और एक ऑड होता है, पहली बात तो ये हो गई। और सिर्फ इवन ऑड से नहीं मतलब है, लगातार है ना, तो बस इसीलिए जरूरी हो जाता है। और इवन ऑड तो और भी होते हैं, जैसे 27 और 30 हो गया, तो 27 ऑड है और 30 इवन है, लेकिन कॉमन फैक्टर 3 है, दोनों का 3 है कॉमन फैक्टर। तो बात यहाँ पे सिर्फ ऑड इवन की नहीं है, बट जब लगातार होते हैं, है ना, तो इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देख लीजिए, ये तो पहला तो हो गया कि मौसा याद रख लीजिएगा 1। अब 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर लौसा निकालना हो, लघुत्तम समापवर्त निकालना हो, तो ये क्या होता है, ये उतना ही आएगा जितना आप दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए और आएगा। जैसे 4 और 5 ले लेते हैं, तो 4 और 5 का अगर आपको कोई लौसा निकालने के लिए कहे तो आपको ध्यान देना है कि 4 और 5 ये लगातार 2 प्राकृतिक संख्याएं, तो सीधे 4 गुणे 5 20 कह दीजिए और मान लीजिए, और ये कंफर्म हो जाइए कि इसका लौसा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जैसे 6 और 7 है ना, 6 और 7 का कोई लौसा है तो दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 6 और 7 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, 7 छक्के 42, इसका एलसीएम 42 हो जाएगा, है ना। 10 और 11 का कोई कहे तो 10 और 11 2 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, दोनों का गुणा करिए 110, यही एलसीएम हो गया, ठीक है। तो एलसीएम में गुणा कर दीजिए, और एचसीएफ में तो गुणा भी नहीं करना है, सीधे 1 लिख देना है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा अभी हमने यूज भी किया। देखिए आप, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान तथा घात असमान हो, और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी सब पे क्वेश्चन करेंगे, बस देखते जाइए। आधार समान हो और घात असमान हो, है ना, ऐसे आ गए। संख्याएं दी हुई हैं, उसमें आधार है और घात है,
तो अगर आपको लग रहा है कि जो संख्याएं दी हुई हैं उनका आधार तो एक जैसा है लेकिन घात अलग अलग है, तो और आपको उनका लसा निकालना है, तो कुछ नहीं, जो अधिकतम घात वाली संख्या है वही लसा हो जाए। अधिकतम घात वाली जो संख्या होगी, अभी बताया था लसा निकालने में कि हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे, वही लसा हो जाएगा, और जो लोवेस्ट पावर वाला होगा वो मसा हो जाएगा। अभी इस पे हम प्रश्न करेंगे और तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए चौथा, ये सिर्फ किसी 2 नंबर के लिए ट्रू है, ध्यान दीजिएगा। ये आइडेंटिटी जो है पेपर में इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया है, और आज भी हम करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। किन्हीं 2 संख्याओं के लिए ये सिर्फ सत्य है, ये सिर्फ ट्रू है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जब आप करेंगे तो वो इक्वल होगा, दोनों संख्याओं का मौसा निकाल लीजिए और दोनों संख्याओं का लसा निकाल लीजिए और लसा और मौसा को गुणा कर दीजिए, तो लसा और मौसा का गुणनफल भी उतना ही आएगा जितना उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा। देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू संख्याओं का मौसा गुणे संख्याओं का लसा। सिर्फ 2 संख्या के लिए सत्य है, 3 के लिए नहीं है ना। सिर्फ ये 2 संख्या के लिए सत्य है। जब क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देख लो, बहुत महत्वपूर्ण, भिन्नों का लसा। जैसा भी आपको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि फ्रैक्शंस का लसा कैसे निकाला जाए, तो देखिए कितना आसान, मैं अभी आपको याद करवा देता हूँ। जब हमें भिन्नों का लसा निकालना है दोस्तों, भिन्नों का जब हमें लसा निकालना है तो याद रखिएगा, अंश का लसा ले लीजिए और हरों का मसा ले लीजिए। अंश का लसा ले लीजिए और जो हर हैं उनका मसा ले लीजिए। कैसे याद रखेंगे? जब हमें लसा निकालना है तो अंश का लसा और दूसरे वाले का मसा याद ही रहेगा, और जब भिन्नों का मसा निकालना है तो अंश का मसा निकाल देंगे और हरों का लसा। मतलब जो हमें चाहिए वो अंश का निकालेंगे और दूसरा वाला हर का निकालेंगे। जब हमें मसा चाहिए तो अंश का मसा और हर का लसा, और जब हमें लसा चाहिए तो अंश का लसा और हर का मसा। ठीक है ना? याद, ये चीजें लर्न कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। आप 1-2 बार इसको देखते रहिएगा, चीजें क्लियर। अब इनसे संबंधित हम प्रश्न करते हैं, और प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आरआरबी। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न है। पहला है 5/8, 15/6 और 25/48 का लसा ज्ञात कीजिए। तो लसा का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? जब दोनों भिन्न हो, यानी संख्याएं जब भिन्न हो और उनका हमें लसा ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं? लसा के लिए अंश का लसा और हर का मौसा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी भिन्न हैं वो सब सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म समझ रहे हैं ना? मतलब जितना वो सिंप्लीफाई हो सके, जितना कट सके उतना पहले काट लीजिए। 5 और 8, अभी इससे ज़्यादा नहीं कट सकता। 15 और 6 देखो कट सकता है 3 से, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो ये 5/2 आ गया। और 25 और 48 नहीं कटेगा। तो देखो अब हमारे पास जो भिन्न हो गए वो क्या हो गया? 5/8, 5/2 और 25/48। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। तो ये जरूर इंश्योर कर लीजिएगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। सबसे पहले हम यही इंश्योर कर लेंगे, जितने भी भिन्न दिए हुए हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखिए, अब हमें अंश किसका निकालना है? अंश हमें अंश कह रहा हूँ, लसा हमें किसका निकालना है? लसा हमें निकालना है 5 का 25 का, और मौसा हमें किसका निकालना है? मौसा निकालना है 8 का, 2 का, 48 का। तो बताइए लसा क्या होता है? लसा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो 25, 5, 5, इसका 25 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, आप जैसे भी कर पाएँ। और 8 हो गया, 2 हो गया, 48 हो गया, तो 2 सबसे छोटा, और 2 से ये दोनों भी चले जाएंगे, तो 2 हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 25/2 आ गया। और देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आ गया। और अगर आपको यही ना पता हो तो फ्रैक्शन लेके बैठ जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। तो ये पता होना चाहिए कि जब लसा निकालना है तो अंश का लसा और हर का मसा, और उससे पहले सारे के सारे भिन्न को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें। ये बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो उत्तर हो जाएगा गलत। अब अगला सवाल देखिए, जो दूसरा है, ये डेसिमल में दिख रहा है, तो डेसिमल भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। डेसिमल भी करके समझ लें। देखिए डेसिमल में क्या क्या है? 0.36, 1.2। तो आप बताइए कि 0.36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36/100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ना, इसको 100 से गुणा किया तो 36 बन गया। तो बैलेंस करने के लिए हर में भी 100 से गुणा कर दिया, तो 0.36 को 36/100 लिखा जा सकता है। 1.2 है अगला,
1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/10। देखो 1.2 10 से गुणा करो तो 12 हो जाएगा, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए नीचे भी 10 से गुणा करो तो 12/10 हो गया। और अगला है 4.8, 4.8 को 48 बना देंगे 10 से गुणा करके, तो नीचे भी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 48/10। अब मैंने आपको क्या कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, है ना। सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 9 36 और 4 से हो गया 25, तो 9/25 यहाँ पे आ गया। और 4 ये देखो 2 से हो जाएगा 6/5, और ये किससे हो जाएगा, 2 से ये भी हो जाएगा 24/5, है ना। तो देखो भाई लसा निकालना है ना, सबसे पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन का लसा मतलब अंश का हमें लघुत्तम समापवर्ती निकालना है और हर का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक इनका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक इनका क्या हो जाएगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सब में, 5 ही तो है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में 5 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। 5 से ज़्यादा, जब 5 यही है तो 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बताया था, मौसा सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा या अधिकतम उतना होगा, तो 5 हो जाएगा। अब देखो 9 है, 6 है, 24 है ना। 9 6 24 का कैसे निकालोगे, ऐसी संख्या जिसका 9 से भी भाग चला जाए, 6 से भी चला जाए और 24 से भी चला जाए, तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। देखो 24 तियां 72, 6 से भी 72 और 9 8 72, पर 72 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो क्या करे, इनको विभाजित कर दे। तो 72/5, और 72/5 का अगर दशमलव में उत्तर दिया हो, अगर उत्तर दशमलव में दिया हो तो 72 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 एक 5, 2 और 2 यहाँ पे, 5 चौको 20 और 2 दशमलव उड़ा के 0 14.5। उत्तर क्या हो गया, 14.5 इसका उत्तर हो गया। कितना हो गया, इसका उत्तर हो गया 14.5, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। दो संख्याओं का मौसा व लसा क्रमशः 16 और 192 है। दो संख्याएं हैं और दोनों का लसा और मौसा दिया हुआ, अभी संख्याएं कुछ नहीं बात की गई। अब देखो यदि दोनों में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। दो संख्याएं हैं और दोनों का अगर हमने लसा निकाला है तो 192 आया है, और दोनों का अगर हमने मौसा निकाला है तो 16 आया है, और उन दोनों में से एक संख्या दी हुई है कि एक तो 48 है तो दूसरी बताइए। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, अभी मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या को अगर आप गुणा कर देंगे, और ये सिर्फ दो ही संख्या के लिए ट्रू है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का लसा गुणे दोनों संख्याओं का मौसा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दूसरी तो पता नहीं है तो दूसरी मान लेते हैं x है ना। माना दूसरी संख्या क्या है, x है। माना दूसरी संख्या x है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में ना लिखिएगा। तो x है, तो x और गुणे 48, भाई दोनों का गुणनफल हमने कर दिया, एक पता ही है, एक दूसरे को हमने x मान लिया। गुणे लसा इंटू मसा, लसा है 192 और मसा है 16, तो गुणा मत करिएगा, अभी सिंप्लीफाई करना, ये नहीं कि यहाँ गुणा करने लगिएगा। तो x इज इक्वल टू 192 गुणे 16/48। देखो 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 और 3 से ये देखो 3 6 18, 1 और 3 चौको 12, 64। x की वैल्यू क्या आ गई, 64 आ गई, मतलब दूसरी संख्या क्या है, 64 है ना। है ना आसान। देखिए फॉर्मूले में हमने रखा तो कितनी आसानी से उत्तर आ गया, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा, वाकई बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। अब आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। मैं आपको बताऊं ये दोनों क्वेश्चन आरआरबी में पूछे गए हैं, ये रेलवे के ही पूछे हुए सवाल हैं दोनों। ध्यान से देखिएगा इसको। ये दिया हुआ है 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7, ये एक हो गया, ये पूरा एक साथ है, और तीसरा ये है। इन तीनों का लसा पूछा जा रहा है, इन तीनों का लसा पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, तो मैंने बताया था कि जब बेस समान हो और जो पावर यानी जो घात हो वो असमान हो, तो लसा निकालने के लिए सबसे बड़ी घात को लिख लेते हैं। तो देखो दो वाले को देखो, सबसे पहले सब में यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है 2 पे पावर 4, इसको लिख लो, 2 का काम खत्म। अब 3 देखते हैं, 1 है, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है, क्या लिखना चाहिए
3 पे पावर 3, सबसे अधिकतम वाला मैंने बताया था। 5 देखो, 2 है 5 पे पावर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो ये लिखेंगे गुणे 5 पे पावर 4। अब देखो 7 है तो 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 2 और यहाँ पे है ही नहीं, तो अधिकतम क्या है, 7 पे पावर 2 है, तो 7 पे पावर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ बचा 11, तो 11 और कहीं नहीं है, एक ही है, तो बस गुणे 11 लिख लेंगे, है ना। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। इसी फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। और अगर आपको ये नहीं पता होता तो या तो आप छोड़ देते और या उलझ के अपना 2-4-5 मिनट बर्बाद कर देते। और पता है तो देखिए कितनी आसानी से हमारा 1 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लसा क्या होगा। बस लसा निकालना है, याद रखिए अंश का लसा और हर का मसा। तो 1, 2, 5, 4, 1 का फैक्टर बताओ, 1 का फैक्टर बताओ भाई, 1 गुणे 1। 2 का फैक्टर बताओ, 1 गुणे 2। 5 का फैक्टर बताओ, 1 गुणे 5। और 4 का फैक्टर बताओ, 2 गुणे 2। तो बस वही लसा भाई। ये देखो अंश था, ये इसका लसा लेना है। लसा में क्या बताया था, देखो 2, 1 तो हर जगह 1 से तो कोई मतलब नहीं है, गुणा करो ना करो। 2 देखो कितनी बार है, 1 यहाँ पे पेयर बन गया, 1 ऐसे रह गया और 1 5, है ना। तो 2 गुणे 2 हो गया 4 और 1 हो गया 5, ये आ गया 20। क्या आ गया, 20 आ गया। तो अंश का जो लसा आ गया, अंश का जो लसा आ गया वो क्या आ गया, 20 आ गया। और हर का मसा निकालना है। मसा में मैंने क्या बताया था, सिर्फ कॉमन चूज करना है। देखो 3 का 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। तो मैंने क्या बताया था, मौसम में सिर्फ जो कॉमन हो। तो आप बताओ क्या कॉमन क्या रहा, यहाँ जब 3 है ही, कुछ और है ही नहीं, तो ये तो एक, ये 2 नहीं, यहाँ पे हम 3 गुणे 2 इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलो 6 को 3 गुणे 2 लिख लिए। तो देखो सब में 3 कॉमन है, बस कॉमन ही लेना है। तो इसका मौसा क्या हो गया, 3। तो उत्तर क्या आ गया इसका उत्तर इस चारों फ्रैक्शंस का, यानी चारों अगर हम अंश का लसा देखें तो 20/3, और ये रहा आपका उत्तर, है ना। अब देखते हैं कुछ और सवाल। अब देखते हैं ये अंतिम 2 क्वेश्चन आज का। देखो 3.75 और 7.25 ये भी डेसिमल है और इनका एलसीएम निकालना है, यानी लसा निकालना है। तो देखो 3.75 को क्या लिख सकते हो, 375/100 लिख सकते हो ना। देखो इसको 375 बनाने के लिए 100 से गुणा किया और बैलेंस करने के लिए हर में भी ऐसे ही ये 725/100। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करो जितना हो सके। तो हमें दिख रहा है कि ये 25 से डिविजिबल है, तो 25 से 100 4 बार में, और 25 से कम 25 है ना, 12 यहाँ मतलब 125 हो गया। तो 25 25 125 मतलब ये आ गया 15/4। अब तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ऐसे ही इसको करते हैं। 25 चौको 100 और 25 दूनी 50 और ये हो गया 22, तो 8 9, ये हो गया 29/4, है ना, 29/4। अब हमारे पास 2 भिन्न हो गए और इसका लौसा निकालना है। तो लौसा हम किसका किसका निकालेंगे, अंश का, किसका 15 का और 29 का। और मौसा हम किसका किसका निकालेंगे, तो हम मौसा निकालेंगे 4 का 4 का, है ना। 4 का और 4 का हम मौसा निकालेंगे और लसा किसका निकालेंगे, 15 का और 29 का। तो बताइए 15 और 29 तो ऐसे ही क्या है, 15 ऐसे ही क्या, 29 ऐसे ही क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो दोनों का गुणा कर दो, बस यही उपाय है ना। 29 में 15 का गुणा कर दोगे तो लौसा निकल आएगा, है ना। तो 29 में 15 का गुणा कर दो, 435 ये आ गया। और बटे इसका क्या हो जाएगा, देखो मौसा 4 और 4 का मौसा बताओ क्या हो जाएगा, 4 ही तो होगा। 4 और 4 का जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोवेस्ट तो 1 होगा, लेकिन हाईएस्ट चाहिए ना, 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट तो 4 होगा, 4 से ज़्यादा थोड़ी हाईएस्ट हो जाएगा। तो 435/4 आया। और इस 435/4 को क्या कर लो, आप फिर से फ्रैक्शन में बदल लो, 4 कम 4, 0 बढ़ा लो और 4/32 और हो गया 3, 4 7 28, ऐसी कुछ आएगा 108.7, है ना, 108.7। एक दशमलव स्थान हो सकता है आगे भी हो। इन दोनों का लसा ऐसे आगे। अब ये अगला प्रश्न देख लीजिए 1.2। तो 1.2 को मैंने क्या बताया था, कैसे लिखेंगे, 12/10। अगला हो गया 0.24,
इसको लिखेंगे 24/100, क्योंकि 0.24 था, 2 अंक हमको आगे ले जाना है इसको। और 6 को तो हम 6/1 लिख दें, कोई बात नहीं है, 6 है ना, तो 6 को 6/1 लिख दें। अब देखो इसको फिर सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 2 से, ये 6 ये 5 है ना, और ये 4 से, 4 6 के 24 और 4 से ये हो गया 25। तो देखो बच्चों क्या क्या आ गया, 6 आ गया, 6/5 आ गया, 6/25 आ गया और 6/1 आ गया। तो हमें चूंकि क्या निकालना है, इसका मौसा निकालना है, ध्यान देना जरा। तो इस बार अंश का क्या निकालेंगे हम, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अंश का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो 6 का महत्तम समापवर्त हो गया 6 है ना, और 5 25 और 1 का जो लघुत्तम समापवर्त हो गया है ना, वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया, 6/25 आ गया। इसका मौसा हो गया 6/25, और 6/25 को आप चाहें तो किस में बदल लें, डेसिमल में चेंज कर लें और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई। और जो अगला वीडियो हम लेके आएंगे दोस्तों, अगले वीडियो में हम LCM SCF के थोड़े और आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो पूछे जाते हैं, और उनका ट्रिक, उनका कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोज़ को देखिए पूरा, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, है ना। अभी हम आप देख रहे हैं कि व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, तो ये सब आप लोग की ही जिम्मेदारी है, आप लोग करवाइए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।